तो दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी ट्यूसडे। देखिए इफ़ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी ट्यूसडे, क्या होगा? तो ट्यूसडे यानी बी ऑप्शन। जैसे यदि देखिए आज संडे है, क्या है? आज संडे है, तो कहता है डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए आज के बाद यानी ये है आज, फिर कल, फिर परसों। तो देखिए संडे ये हो जाएगा मंडे और ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो इसका बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द इंटरव्यूज वर स्लोली becoming impatient as they were left to in the waiting room for hours। तो देखिए दो का जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है यानी इंतज़ार करते रहना। ठीक है, इंतज़ार करते रहना, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कूल देयर हिल्स। क्या होगा? कूल देयर हिल्स। तो देखिए रिक्त स्थान के लिए सही जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कि कूल देयर हिल्स, जिसका अर्थ होता है टू बी केप्ट वेटिंग, यानी इंतज़ार करते रहना। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट हैव। तो तीन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 32। तो टोटल 32 टीथ एन एडल्ट हैव। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो चार का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए बीनीथ, BENETH, ये इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड है। इसका जो सही यानी करेक्ट स्पेलिंग होगा ये होगा BENEATH, बीनीथ। इसका मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। ठीक है, उसके बाद देखिए बिलीव, BELIEF, बिलीव मतलब होता है विश्वास। BELLY, बिली मतलब होता है उधर। BELLOW, ब्लो मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइफ्स ब्रदर इज। तो 5 का राइट आंसर होगा बी, यानी ब्रदर इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ, यानी पत्नी का भाई को क्या कहते हैं? तो साला। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड with an appropriate word. Choose the correct alternative, be it a chart or a refreshing lemonade. Lemon is the need of the hour in summers। तो देखिए 6 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। देखिए तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी स्कॉचिंग समर का अर्थ होता है कि झुलसाने वाले गर्मी अंतःपूर्ण वाक्य होगा। ठीक है, अंतःपूर्ण वाक्य होगा। ठीक है, SCORCHING, स्कॉचिंग। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग माने होता है जमाने वाला। और ALLEVIATING, एलिवेटिंग मतलब होता है शांत करने वाला। और BANGING, ठीक है, BANGING इसका मतलब होता है तेज आवाज़ के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन बोल्ड, यानी द फ्रेंडशिप lasted without a cloud taught he end of his life। तो देखिए
विदाउट अ क्लाउड इडियम का अर्थ होता है बिना कठिनाई, बिना परेशानी के, यानी विदाउट ट्रबल, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, विदाउट ट्रबल। विदाउट अ क्लाउड का मतलब होता है बिना कठिनाई, बिना परेशानी के, यानी विदाउट ट्रबल। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कहता है वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 8 का बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। यानी कहता वर्ड रिटेन ऑन टॉम्ब, टॉम्ब्स इसका मतलब होता है यानी इपिताफ, ठीक है, क्या होता है, तो इपिताफ यानी कब्र पर खोद कर लिखा गया, उसे इपिताफ कहते हैं। इपिताफ यानी विशेषण या पद, ठीक है, सॉरी, इपिताफ मतलब होता है कब्र पर खोद कर लिखा गया। और देखिए एपिथेट, EPITH, एपिथेट मतलब होता है विशेषण या पद। और एपिग्राफ का मतलब होता है प्रतिमा पर लिखा गया लेख। और सोलिलोकी, सोलिलोकी मतलब होता है स्वागत कथन की क्रिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ से देखिए हिंदी शुरू होता है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री, यानी बी ऑप्शन। देखिए दानी शब्द पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक होते हैं। और आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा का अच्छी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वह जो है कोलकाता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है, वह कोलकाता जाता है, यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 11 का बी ऑप्शन, यानी मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द जो है क्या है। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, यानी गुणवाचक विशेषण। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उंगली पकड़ के पहुंचाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 13 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। तो देखिए उंगली पकड़ के पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। उधेड़ चून में पड़ना, यानी मुहावरे का अर्थ है कि सोच विचार में पड़ना। उधार खाए बैठना, यानी मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा में रहना। उड़ती खबर मुहावरे का अर्थ है अफवाह फैलाना। उर्वशी होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो 14 का होगा बी, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो देखिए विकल्पों में से भाववाच्य वाक्य है कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, बी ऑप्शन। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है। कर्तवाच्य कर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 15 का जो राइट आंसर होगा
ये सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो 15 का होगा वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, उबात, मारुत, प्रवात, वत, पव, मान, प्रभंजन, बयार, और उसके बाद है समीकरण। भौड़ा का पर्यायवाची शब्द है भौड़ा, अली, मधुव्रत, सलीमुख, भ्रमर, मलिंद, मधुप, उसके बाद है रधुकर, चंचरिक आदि। अब देखिए अलिंद का पर्यायवाची शब्द है द्वारकोष्ठ, चबूतरा, उसके बाद है आपको पौर, छज्जा, ओलती, बारजा, बालकनी, मंडप, द्वार मंडल इत्यादि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीता जो है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो 16 का राइट आंसर होगा सी, यह कर्तवाच्य। क्या है, कर्तवाच्य। तो देखिए सीता नहीं पढ़ती है, यह कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी पोत। तो देखिए नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है। नौका का अन्य पर्यायवाची शब्द है बेरा, तारिणी, जलयान, जलवाहन, तटी, नाव आदि। गिरजा का पर्यायवाची शब्द है पार्वती, चमेली, गंगा, चकोतरा, अंबिका, सती आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार ज्ञात करें। तो देखिए यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी बी ऑप्शन। क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसके बाद देखिए जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह वह है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय रूप से बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 9 दिन चले और 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब होता है ज़्यादा समय में कम काम करना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट से पहले देख लीजिए, जैसे है आंचल पसारना, इस मुहावरे का अर्थ है गिरगिरा कर, ठीक है, याचना करना। आकाश के तारे गिनना, मुहावरे का अर्थ है बेचैनी से रात काटना। आकाश को गिरा या खजूर पर अटका, आकाश से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का अर्थ है दुख का निरंतर बढ़ते आना। और छछूंदर छोड़ना, मुहावरे का अर्थ है झगड़े के लिए प्रेरित करना। 20 पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है। तो 20 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप द्वारा उनके होने के समय का और उसी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 है भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है कि खरी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। तो देखिए 21 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। खरी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। खरी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। भारत का राजभाषा हिंदी है जो वस्तुतः खरी बोली है। खरी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खरी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो था। खरी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 22 है कि इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। 22 का सी ऑप्शन, एरा। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु
के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द चितेरा, लखेरा, सपेरा और एया प्रत्यय से निर्मित शब्द है कटैया, बचैया, भरैया। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? तो देखिए अघोष ड, झ, ड, झ, छ, ड, झ, झ। तो देखिए 23 का राइट आंसर होगा, ये होगा सी ऑप्शन, 23 का सी। तो विकल्पों में से च वर्ण अघोष है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृति नहीं होती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ये क्या होता है? अघोष होता है, अघोष। उष्ण व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स भी अघोष वर्ण है। ठीक है, उष्ण व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स भी क्या है? अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? 24 का सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कर्मवाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। 25 है, कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? 25 का ए, उरीनी। तो देखिए उरीनी शब्द ऋणी का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है। रिजु का विलोम जो है कुटिल है। रीन का विलोम जो है उरीन है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 से 30 तक गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे 26 है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है नाइटहुड की तो देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है काबुली 1918। देखिए यहाँ पे 1880 रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की और उन्होंने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की और 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और जो है इस भरपूर निंदा की और उनका जो है निंदा की और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो कहने का मतलब ये है कि 26 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन, यानी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। तो इसका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए 27 का राइट आंसर होने वाला है तो सी ऑप्शन, यानी गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो यह है आपको गीतांजलि। ठीक है, क्या है? गीतांजलि। तो यहाँ देखिए आप से पढ़ेंगे पैसेज तो पता चलेगा कि गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है उन्हें कहानी मास्टर और देखिए लैटिन में शांति निकेतन और जो है यहाँ पे देखिए भारत स्वदेशी नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है। ठीक है, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी 28 का क्या होगा? सॉरी 27 का होगा गीतांजलि, सी ऑप्शन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका जन्म जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है,
तो यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 7 मई 1861 में कलकत्ता, यानी 28 का ए ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। तो 29 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ब्रह्मा समाज। तो उनके पिता जो है कौन से समाज के नेता थे, तो ब्रह्मा समाज के। 30 है कि जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो देखिए 30 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।